तारिक भाई, एक तो देखिए ये मस्जिद, दरगाह, खानका, छिन्ना, ये सब एजेंडा फेक हो गया। दूसरी बात है कि आपके नेता ने सदन में कहा कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर देंगे क्योंकि बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग से वोट बन रहा है। सर, आपने तो हिंदुओं को जातियों में तोड़कर रख दिया। अब बोहरा आगा खानी के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड सारा भू माफिया है, योगी साहब कहते हैं, फिर नए आप बोर्ड भी बनाते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। अभी आपने कहा कि जमीनों को छीना नहीं जाएगा, ये सब बातें आप बता रहे थे। अब सुन लीजिए एक बात, देखिए जमीन उत्तर प्रदेश में जो सरकार का और वक्फ बोर्ड का विवाद है वो लगभग 58,000 प्रॉपर्टियों का है। कितनी प्रॉपर्टी? 58,000। अब उसमें किया क्या गया है कि उसमें जितना भी डिसीजन है वो डीएम को दे दिया है। डीएम मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व। अब सरकार खुद ही अपने खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं देगा। डीएम ये कभी नहीं कहेगा कि ये जमीन मेरी नहीं है। डीएम तो कहेगा, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व जिले में डीएम करता है। अब डीएम कहेगा कि ये सारी जमीन तो हमारी है। तो वो जो सिर्फ मैं यूपी की आपको डेटा दे रहा हूं, 58,000 डिस्प्यूटेड जो सरकार के साथ डिस्प्यूट है, उसका क्या होगा कोई नहीं कह रहा है आप। और उसमें जब वक्फ रजिस्टर्ड होता है तो उसमें मस्जिदें भी हैं, उसमें कब्रिस्तान भी हैं, उसमें खानका भी हैं, उसमें मदरसे भी हैं, उसमें दुकानें भी हैं। अब अगर आप बताइए कि आप ही जज हैं और आप ही वकील हैं, तो आप अपने ही तरफ का तो फैसला देंगे और कौन देगा? इसका जो डिसीजन है वो डीएम के ऊपर रख दिया गया है। क्यों ये वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं समझ में आया? अब तारिक खान, ये दलील अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं समझ में आया कि हम ही वकील, हम ही जज, तब आपको ये नहीं समझ में आया। और मैं आपको एक और बात कहता हूँ तारिक भाई, मैं कहता हूँ ना कि थोड़ी सी तैयारी मेरे साथ ज्यादा किया करिए। सुबह ही खान, मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। तारिक भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी तैयारी ज्यादा किया करिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करके बैठता हूँ, इसलिए मैच करने के लिए। आप देखिए पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 2, रुक जाइए सर, मैं उसी पर हूँ, आपके पॉइंट पर हूँ जो आपने डीएम और कलेक्टर वाली बात बोलिए। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट एन ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर, यानी जिला कलेक्टर जरूरी नहीं है, उसके ऊपर के रैंक का ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाए। तो ये कलेक्टर वाली थोड़ी दोबारा मत दीजिएगा। चलिए बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अधिकार थे सर्वेयर के पास, सर्वे कमिश्नर के पास, वो सारे अधिकार डीएम को दे दिए गए। प्राविधानों में दिक्कत है। अब मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अभी बताया कि वक्फ का जो मेरे पेपर नहीं कानून है, भाई ये पेपर दीजिए, नाम उम्मीद रख दिया। ये पेपर दीजिए। अरे कलेक्टर से ऊपर के रैंक का ऑफिसर नियुक्त हो सकता है तारिक खान, ये बिल में लिखा हुआ है। सारे पावर्स मैं आपको, मेरे फोन में पूरा बिल है, हम लोग भी पढ़ते हैं, जाहिल नहीं है। सुन लीजिए बात, पहले जरा सा बोलने दीजिए, 2 मिनट। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप जाहिल हैं। मेरा छोटा सा सवाल है मेरा, अरे हम लोग जाहिल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल पूछेगा था। नहीं, रुक जाइए तारिक भाई, मेरे पहले सवाल का जवाब सही है। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, जिससे मनो सवाल पूछिए, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बीजेपी जवाब देगी नहीं देगी वो बीजेपी तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगा। मेरा सवाल है तारिक खान कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। सुबह ही 1 मिनट समय दे दीजिए कि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। आपने हिंदुओं को जातियों में बांटा, तब नहीं समझ में आया। आज बोहरा आगा खानी के लिए अलग से वोट बन गया तो आपको दिक्कत हो गई। मैं हाथ जोड़कर 40 सेकंड मांग रहा हूं। अब सुनिए, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि आर्टिकल 15 एम्पावर करता है कि आप प्रोविजन करें और बैकवर्ड मुसलमानों को उनका अधिकार दे, पसमंदा मुसलमानों को और महिलाओं को अधिकार दें। तब जब कर्नाटक में यही प्रोविजन मुसलमानों का किसी कानून बनाकर दिया जा रहा था, आर्टिकल 15(4) का इस्तेमाल कर, तो आप विरोध कर रहे थे। तब आप कह रहे थे कि हिंदू बैकवर्ड का अधिकार छीनकर मुसलमानों में बांटा जा रहा है। और आज वही रविशंकर प्रसाद 15(4) का जिक्र कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। अब आप बताइए ये क्या है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या कहेंगे इसको आप बताइए ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, अरे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उनसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं है मेरे सवाल का जवाब। बैकवर्ड को कहते हैं नहीं, बोहरा आगा खानी के लिए अलग से वोट बना
तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में बंटवारा हो रहा है। सर, आपने अपनी पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, पीडीए की थ्योरी लेकर आ गए, तब आपको नहीं बंटवारा दिखा, आज आपको बंटवारा दिख रहा है। सकते हैं कि तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। वक्फ बोर्ड में जगह दी जाए, फिर अगर कर्नाटका केरला सरकार उनको प्रोविजन कर जो है ठेके में अधिकार दे रही है, उसी 15 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ना समझ पाए सुबह ही, ये ना समझ पाए। ठीक है रोहन गुप्ता, इसका जवाब दे देंगे, रुक जाइए, लेकिन पहले सुबह ही खा। अरे रुकिए राकेश जी, सुबह ही मुसलमानों का बंटवारा ये दिख गया इन्हें, बोहरा आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड, लेकिन हिंदुओं का जातियों में बंटवारा इनकी पॉलिटिक्स के लिए और ताल ठोककर चुनावी मंचों से वो नहीं दिख रहा। जी राकेश जी, मैं तो मुद्दे पे सीधा आना चाहती हूँ, क्योंकि समय की सीमा का सम्मान होता है। ये समाजवादी के प्रवक्ता हों या ये कांग्रेस के प्रवक्ता हों या ये एमएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हों, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये इतने बड़े जो है सरपरस्त हैं मुस्लिम कम्युनिटी के और इतने हितैषी हैं, तो 95% मुस्लिम पॉपुलेशन आज भी इनकी लीडरशिप लेने के बाद भी आज भी गरीब क्यों है, आज भी बैकवर्ड क्यों है, आज भी हाशिए पर क्यों है, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है? मुस्लिम महिलाओं को उनके हक क्यों नहीं मिलते? मुस्लिम बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलती? मुस्लिम बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिलती? देखिए, अभी एक नेता की मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि ये मुसलमानों के लिए जीवन मरण का विषय है। राकेश जी, ये मुसलमानों के लिए जीवन मरण का विषय नहीं है, ये मुसलमानों की राजनीति करने वालों के लिए जीवन मरण का विषय है, क्योंकि 5% मुसलमान 95% मुसलमानों के हक खा रहे थे, उनकी जमीनों को हथिया रहे थे, भूमाफिया बने हुए थे। वक्फ का मतलब क्या है जी? वक्फ का मतलब है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए वो जमीन, वो प्रॉपर्टीज काम आए। काम आना तो छोड़िए, ये लोग तो आपस में ही उसको खुर्द-बुर्द करके अपने पेटों में दफन किए जा रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को। अभी साहब कह रहे हैं कि जी डीएम को सारी ताकत दे दी, किसको दें ताकत? वक्फ सर्वेयर को दें या मुतवल्ली को दें, जो कोई भी पर्ची काट के कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर देता है, और एक गरीब मुसलमान अगर अपना हक मांगने जाता है नहीं, मैं तो इससे आगे की बात कह रहा हूँ, जो बात रोहन गुप्ता ने उठाई जाता है। सुबह ही जो बात रोहन गुप्ता जी ने उठाई, उसको लेकर मैं नवल भाई के पास जा रहा हूँ, और नवल भाई जरा वो ग्राफिक्स भी डाल दीजिएगा। और ग्राफिक्स ये है कि आखिरकार ये स्थिति वक्फ की क्यों है आज की डेट में। साल सुनिए, आ रहा हूँ जगदीश जी, रुक जाइए, खत्म हो जाएगा, समय नहीं है। 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। देश में तब वक्फ संपत्तियां 5 लाख थी। अनुमान यह कहता है कि कमाई होनी चाहिए थी 12,000 करोड़ रुपए, लेकिन कमाई कितनी हुई? 163 करोड़ रुपए। आज की डेट में वक्फ संपत्तियां 8,72,000 है, कमाई कितनी होनी चाहिए? 20,000 करोड़ रुपए, कमाई कितनी हो रही है? 200 करोड़ रुपए। तो भाई ये इतना गैप है, 1800 करोड़ का गैप है, तो ये तो कहता है ना कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। राकेश जी, अभी मैंने सुना और सारे विपक्ष के दलों का नाम भी उन्होंने लिया और बोला कि जितने लोग मुसलमान हितों की बात करते हैं वो इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। ये सवाल उनको प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए। ओबीसी जाति कहते हुए थकते नहीं है, ये भी नहीं कहने हुए थकते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी मंत्री हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करा सकते हैं। सही बात तो इंटेंट ये है, पूरे देश में 60% संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है, उसको क्यों नहीं कानून बनाते हैं? आप चाहते हैं कि पूरा देश एक कम्युनल टेस्ट में रहे, और वही आपका पूरी की पूरी राजनीति है। आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट के और उसको एक विलन बना के पूरे देश में पेश करना चाहते हैं कि सारा का सारा जो गड़बड़ी है। अरे भाई नवल किशोर, नवल किशोर जी, सर जातिगत जनगणना पर डिबेट नहीं चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना पर और किस जाति को कितना अधिकार मिला, किसके साथ अन्याय हुआ, ये आज का चर्चा का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर पहले सिस्टम इतना पारदर्शी और ठीक था तो वक्फ बोर्ड की कमाई इतनी कम क्यों थी? राकेश जी एक कुछ सेकंड दे दीजिए, बस एक बात, कुछ सेकंड